डॉक्टर एहसन महमूद साहब, ट्रंप ने जिस तरह से इस वॉर के दौरान परफॉर्म किया है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, उससे अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तनकीद का सामना है। अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते रहे कि मैं इस वॉर के खिलाफ हूँ और मैं जंगें ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जब वो पार में आए तो किया उसके बिल्कुल बरक्स। तो क्या समझते हैं कि इसके उनकी जो साख है उसको नुकसान पहुंचा है, या वो इसी तरह के हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखें, एक होती है कि पावर फॉर पावर, एक होती है मदब्बराना ताकत। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना, जो भी अपने दावे किए थे इलेक्शंस में और जो भी लोगों ने उनसे उम्मीदें लगा ली थी, वो बिल्कुल उसके 180 डिग्री लग रहा है कि उसके मुखालिफ है। वो उनकी शोहरत को मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर ज़िक पहुंची है। अब उसमें आज है, सबसे पहले तो उन्होंने जो टैरिफ वार शुरू की, इकोनॉमिक पॉलिसी, लोग समझ रहे थे कि ये बिजनेस में तो तजारत में कुछ आलमी सतह पर जो है वो एक्सपोर्ट में उसमें अमेरिका को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ उनकी जो थी दरामदात थी उनमें उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा और वो ज़्यादा आसान और सस्ती कर सकेंगे चीज़ें। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। ई कॉमर्स बिजनेस जो है अमेरिका का, उसको ज़िक पहुंची है। इस वक्त जो है ना, जो टैरिफ वार जो चीन पर मुसल्लत करना चाहते थे वो उनको थूका हुआ चाटना पड़ा है। दुनिया में किसी जगह पर भी उनको पजीराई नहीं मिली। और दूसरा, इनकी एक पॉलिसी जो इमिग्रेंट्स के मुतालिक थी, उनको उसको भी पजीराई हासिल नहीं हो सकी अभी तक। कल भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है ना वो समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप की एक मंशा के खिलाफ एक फैसला दिया है इसके बारे में, लोग भी उससे मुतमईन नहीं है। इसी तरह जो उनका मौक़िफ़ था, जैसे जी कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पहली जो उनकी एक्स के ऊपर एक चीज़ आई थी वो ये थी कि जी हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर मुदाखलत, वो उसका क्रेडिट भी खुद ले रहे हैं कि जी मैंने ये जंग रुकवाई है। उसके बाद ये इसराइल का भी उन्होंने ये फरमाया था कि जी मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, अमेरिका जो है ना बिल्कुल ये चीज़ें कोई उनकी ज़बानी नहीं, बिल्कुल लिखी हुई बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल भी ईरान में से मुदाखला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ करके दिखाया वो तो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा और इंतहाई कन्फ्यूज्ड है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि, और दूसरा तो अपने ही मुल्क की जो इंटेलिजेंस की हेड हैं उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट्स को जो है ना वो कह रहे हैं जी कि फॉलो ना किया जाए, उनके इल्म में नहीं है। भाई अगर उसके इल्म में नहीं है तो आपके इल्म में कहाँ से आ गया? तो इस वक्त ये ऐसे लगता है, मैं आपको ये बहुत मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि खिलाफत राशिदा, उमवी अब्बासी और उसके बाद जो खिलाफत उस्मानिया का तसलसल था, उससे जो सहनी और यहूदी कुव्वतें थी उन्होंने ये 20वीं सदी में ये फाइनल कर लिया था कि मुसलमानों को हाथ से लड़के शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो फिर उन्होंने गद्दार तलाश किए, कॉलोनियल सिस्टम आया। जो आप देख लें, छांटी करके देख लें कि दुनिया में इस वक्त दुनिया के नक्शे पर जो कॉलोनियल मुल्क हैं उन लोगों के मिजाज और उनके बातों में, और इस वक्त जो आज़ाद कौमें हैं जहाँ कॉलोनियल सिस्टम नहीं रहा, वहां देख लें कितना फर्क है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, क्या इस जंग से ईरान को कुछ पॉजिटिव्स मिले हैं? उसकी जो डिटेरेंस है वो रीअफर्म हुई है? क्या उसने अपने जो मिसाइल थे वो टेस्ट कर लिए, अपनी हिम्मत को टेस्ट कर लिया? क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अमेरिका के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि ईरान जो है वो बदस्तूर खड़ा रहा है। तो बहुत सारे महाजों के ऊपर उसने अपने आप को टेस्ट किया है, चाहे उसकी हिम्मत हो, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी हो, या चाहे उसके दीगर अवामिल हो। आप किस तरह से देखते हैं इसको? यूनिपोलर तो रही नहीं है, ये मल्टीपोलर हो गई है, बाइपोलर भी नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो भी दावेदार है। अब ऐसी सूरत के अंदर वो लोग जो जबरदस्त के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लामा क्या खूबसूरत कहते हैं कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और वो इशारा देते हैं उकाब का, उन्होंने गिद्ध का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ईरान को डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से सपोर्ट आई है, आप देख लीजिए कि उनके वजीर खारजा जाते हैं और सुपर पावर के प्रेसिडेंट पुतिन उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ राज और न्याज की बातें होती हैं, और उसके बाद खित्ते के अंदर चीन जो है वो भी एक पैगाम देता है। चीन जिसका 80% तेल ईरान के साथ से आता है, $400 बिलियन का एग्रीमेंट है उनके साथ, और साथ ही आबनाए हुर्मुज से जहां दुनिया का 30% तेल और 50% गैस जाती है। खास तौर पे जबकि रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से यूरोप ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अरब दुनिया पे इन्हिसार बढ़ गया, जिसका डॉक्टर साहब अभी इशारा फरमा रहे थे। स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश हुई। नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है अरब दुनिया का बड़ा दबाव आया, और अरब दुनिया ने ये कहा कि हजूर वाला, हमने आपको $4 ट्रिलियन जो है वो अभी अपनी हुकूमतों का सदका दिया था,
अब आप जो है वो अगर हमारे कारोबार को भी जो है वो बट्टा लगाएंगे और आपके जो बेसिस हैं वो हमारे लिए रहमत के बजाय रहमत बन जाएंगे, तो मेहरबानी करके आप ये मामले को खत्म करवाएं। नतीजा ये हुआ कि अब लेकिन ये इसराइल बदमाश है, ये मानेगा नहीं, उनकी सृष्ट के अंदर जो है वो शरारत है और ये तारीख इसकी भरी पड़ी है। अब देखिए इसके अंदर जो सूरत हाल है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प हो रही है। ईरान का डिप्लोमेटिक कद बड़ा है। आप ये देख लीजिए कि 21 पाकिस्तान समेत ममालिक ने एक मुत्तफिका करारदाद दी। अरब दुनिया के अंदर वो ममालिक जिनका मसलकी और जिनका सियासी और इलाकाई तनाज़ात थे ईरान के साथ, उसको बालाए ताक रखते हुए वो आज ईरान के साथ खड़े हुए। अमेरिका बावजूद इसके कि उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के, और इसराइल को कईयों ने तो तस्लीम किया है, उसके बावजूद आप देखें कि उनको आज शिया सुन्नी का फर्क मिट गया पूरा। आप ये देखें कि कितना बड़ा फर्क है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिसाइल होते हैं, मैं क्योंकि आपको पता है डिफेंस रिलेटेड चीजों को जानता हूं, एक इनकी मुद्दत होती है, वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ही पड़े पड़े जिसको कहते हैं ना, इनको जंग लग जाता है, ये चलने के काबिल नहीं रहते। वो टेस्ट हो गए। इन्होंने अपने तमाम मिसाइल जो थे वो एग्जॉस्ट किए और न्यूक्लियर ताबकारी का कोई जो है वो असर नहीं मिला। इसका मतलब है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट रखा है और अब आज की सूरत हाल के बाद तो न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना ईरान के लिए एक खुदकुशी का मुतरादिफ बिल्कुल सही, ठीक है अब्दुल्ला साहब।